नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के लिए आज भी राहत, नहीं मिला कोई कोरोना संक्रमित, सभी 186 रिपोर्ट्स नेगेटिव। पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा, प्रदेश में लॉकडाउन सफल, शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत होगी कार्रवाई। लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू, 20 अप्रैल से प्रभावी होगी नई गाइडलाइन, प्रदेश में खेती और उद्योगों को छूट मिलने से राहत। और लॉकडाउन के दौरान निर्मल हो गई गंगा, हर की पैड़ी में पानी पीने योग्य, देहरादून में भी वायु प्रदूषण में 75% कमी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में आज भी कोरोना का कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। अब तक राज्य में 37 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 9 ठीक हो चुके हैं। कोरोना परीक्षण की आज 186 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज तक 2593 सैंपल्स जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। 346 सैंपल्स की रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं 62,425 लोगों को घरों में क्वारंटीन किया गया है, जबकि 1,898 लोग संस्थागत क्वारंटीन किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था अशोक कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सख्ती से लॉकडाउन का पालन करें। उन्होंने कहा कि यदि शांति व्यवस्था भंग होती है या कोई अफवाह फैलाता है तो उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। कल हल्द्वानी में बोला है और ये पूरे प्रदेश के लिए मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा, लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि एक तो आपसी सौहार्द बनाए रखें, कम्युनल हार्मोनी बनाए रखें, एक दूसरे के ऊपर लांछन न लगाएं और उसको जो है अफवाह न फैलाएं। क्योंकि अगर आगे से किसी ने अफवाह फैलाई और उस अफवाह की वजह से कहीं भी शांति व्यवस्था भंग हुई या लोक व्यवस्था भंग हुई तो फिर हम सीधे उसमें NSA की कार्रवाई करेंगे। महानिदेशक ने कहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से सफल है। उन्होंने बताया कि एक छोटी सी अफवाह से हल्द्वानी पर कुछ लोग सड़क पर आ गए थे, उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हरिद्वार में भी एक कंपनी तैनात की गई है, सब जगह व्यवस्था ठीक है। लॉकडाउन सब जगह सक्सेसफुली लागू है और इतने दिन से हमारा जो चल रहा है 23 मार्च से कल मैंने 3 जनपदों का पूरा थोरोली जो है गहराई तक जाकर के मैंने उनको विजिट किया, भ्रमण किया। नैनीताल, उधमसिंह नगर और हरिद्वार सभी जगह व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। एक छोटी सी अफवाह से ये जो है हल्द्वानी में 12 तारीख के आसपास ये समस्या आई थी कि कुछ लोग जो है गली में निकल आए थे और उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया था। उसकी वजह से हमने ऐसे लोगों पे FIR दर्ज कर दी है, उनको चिन्हीकरण का काम चल रहा है, जिससे उसमें 9 लोग ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी इसी वजह से हमने वहाँ कर्फ्यू लगाया, जिससे भविष्य में लोग इस तरह का गलती दोबारा न करें कि इस तरह का लॉकडाउन का उल्लंघन न करें इस बड़ी संख्या में। इसलिए वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। वहाँ पे हमने 2 कंपनी RF हल्द्वानी में और 1 कंपनी RF हरिद्वार में लगाई है, जिससे कि हम उसको स्ट्रिक्टली जो है उसको लागू करा सकें। और अभी तक अच्छी वहाँ पे कोई किसी भी तरह का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं पाई है। ग्राउंड पे मैं गया हूँ तो सब जगह सब व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं। देश भर में लॉकडाउन का दूसरा फेज शुरू हो गया है। 3 मई तक चलने वाले लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। गाइडलाइन 20 अप्रैल से प्रभावी होगी। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि लॉकडाउन में छूट मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके आदेश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दे दिए हैं। भारत सरकार की एडवाइजरीज का पालन करने के साथ साथ किसानों को किसी तरह कोई दिक्कत न हो, ये इंश्योर हम लोगों ने किया। और यही कारण है कि हमने कई रिलीफ भी किसानों को दी, जैसे मसलन लॉकडाउन पीरियड में मंडी टैक्स समाप्त करना, जो बीज हमारा है जिसमें हम 50% सब्सिडी देते थे, हमने उसको बढ़ा के 75% कर दिया है। इसके साथ साथ जो हमारे कृषि निवेश केंद्र हैं और जो हमारे उद्यान सचल दल है, उनके माध्यम से हम जो एग्रीकल्चर इनपुट है
वो किसान को पहुंचने की एक श्योरिटी हो, इसलिए अब उनके माध्यम से कर रहे हैं। हमने प्रदेश लेवल पे भी और जिले लेवल पे भी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों के कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। उनके नंबर जब बाकायदा फ्लैश किए गए हैं कि किसान को किसी निवेश के बारे में या किसी से संबंधित व्यवसायियों को अगर कोई परेशानी होगी तो उन नंबरों से संपर्क करके उनकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। नई गाइडलाइन के मुताबिक शहरी सीमा से बाहर गांव में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे। गांव में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से उद्योगों को काफी राहत मिलेगी। अगर आप देखें तो 50% से ज़्यादा वर्कफोर्स जो है वो रूरल एरियाज से ही आता है और रूरल एरियाज में औद्योगिकरण का शुरू हो जाना एमएसएमई सेक्टर को भी मदद करेगा और वहाँ के जो आसपास जो वर्कर्स हैं हमारे उनको भी डेफिनेटली वो हेल्प करेगा और एक मॉरल बूस्टिंग और एक मोटिवेशन के रूप में भी ये काम करेगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक अब ट्रकों की आवाजाही पर भी अतिरिक्त छूट मिली है। फैसले का स्वागत करने के साथ ही ट्रांसपोर्टरों ने अपने हितों को लेकर चिंता भी जाहिर की है। ट्रांसपोर्टर की दिक्कत क्या है, उसे सड़क पे चलना है, ड्राइवर को गाड़ी ही चलानी है और वो रात बिरात हर जगह चलेगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। 20 तारीख को भी अभी क्या खेलेंगे पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। उत्तराखंड में लॉकडाउन होने से पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। देहरादून में ध्वनि और वायु प्रदूषण में 50 से 75% की कमी आई है। उधर गंगा के पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। लॉकडाउन के चलते देहरादून का वायु प्रदूषण काफी ठीक हुआ है। बोर्ड की टीम ने हाल ही में रायपुर, घंटाघर, आईएसबीटी में प्रदूषण के स्तर की जांच की थी, जिसके बाद लॉकडाउन में प्रदूषण की ताजा तस्वीर सामने आई है। अन्य दिनों की तुलना में इन स्थानों पर प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है। क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अमित पोखरियाल का कहना है कि लॉकडाउन के कारण प्रदूषण में काफी कमी आई है। नियमित रूप से 4 स्थानों पर मॉनिटरिंग की जाती है। 3 स्टेशन हमारे देहरादून शहर में स्थापित हैं और एक ऋषिकेश क्षेत्र में स्थापित है। देहरादून में हमारा जो स्टेशन स्थापित है वो एक आईएसबीटी है, एक क्लॉक टावर है और रायपुर क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं। और इसमें यह देखा गया है कि जो हमारी जो लॉकडाउन पीरियड से जो पहले मॉनिटरिंग हुई है, जो नियमित रूप से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम और अब जो लॉकडाउन पीरियड में हमने जो तुलनात्मक एक विश्लेषण के लिए भी मॉनिटरिंग करी कि इसमें क्या फ़र्क पड़ा है, किस तरीके से इसमें जो लेवल है, जो ऑब्टेन्ड वैल्यूज़ है, उसमें कोई कितना इसमें अंतर आया है। पर हमने जो लॉकडाउन में जो हमने एक जो विश्लेषण किया, जो मॉनिटरिंग हुई हमारी, तो उसमें ये पाया गया कि जितने भी जो हमारे प्रदूषण के जो तत्व हैं उसमें लगभग जो ऑन एन एवरेज जो लॉकडाउन पीरियड में हमने मॉनिटरिंग की है उसमें उनमें 50 से 75% की कमी आई है। तो इससे हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन पीरियड में जो हमारा एम्बिएंट एयर क्वालिटी है उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी सुधार हुआ है। उधर लॉकडाउन गंगा के लिए वरदान बन गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देवप्रयाग से हरिद्वार तक किए गए अध्ययन में पाया गया है कि गंगा और अधिक निर्मल और स्वच्छ हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार पहली बार हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा के पानी की गुणवत्ता ए श्रेणी की मिली है, यानी इस पानी को पीने योग्य पाया गया है। ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक फीकल फॉलिफॉर्म की मात्रा में 25 से 27% की कमी आई है। देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक 6 स्थानों पर गंगा के पानी की सैंपलिंग की गई। देहरादून स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला में नमूनों की जांच के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके आंकड़े जारी किए। लॉकडाउन के बाद हमने इसी अप्रैल माह में गंगा नदी का मॉनिटरिंग किया है। हमारा मॉनिटरिंग जो हुआ हमने देवप्रयाग से ऋषिकेश और हरिद्वार तक किया है। तो जो हमारा डाटा हमें मिला है तो देवप्रयाग से ऋषिकेश तक हमारा एक कैटेगरी मिला है। इसका मतलब होता है कि आप आँख का पानी पी सकते हैं आफ्टर क्लोरिनेशन। और इस बार पहले हम जो लॉकडाउन से पहले जो वाटर क्वालिटी डाटा था हरिद्वार का वो बी कैटेगरी में था, वो नहाने योग्य था केवल। लेकिन इस बार हमारा हर की पैड़ी में भी एक कैटेगरी में हमें प्राप्त हुआ है। देवप्रयाग से ऋषिकेश तक कोई परिवर्तन नहीं है, वो हमारा पहले ही बी था, ए था, अभी भी है। लेकिन जो मेजर परिवर्तन हमें दिखा है वो हमारे हर की पैड़ी में दिखा। वहाँ पहले बी कैटेगरी में था, वो नहाने योग्य था, अभी वो एक कैटेगरी में आया।
नैनीताल में कोविड-19 के चलते पहले चरण के बाद दिल्ली में जमातियों के संपर्क में आए 41 लोगों को आज क्वारंटीन केंद्र से डिस्चार्ज कर दिया गया है। पर्यटक आवास गृह में अब 12 लोग क्वारंटीन हैं। इसके अलावा वर्तमान में 160 लोग होम क्वारंटीन भी हैं। डिस्चार्ज किए गए लोगों को अगले 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। पीएमएस हॉस्पिटल नैनीताल के डॉक्टर केएस धामी ने क्वारंटीन हुए लोगों को अगले 14 दिनों तक घर में ही रहने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जमातियों के संपर्क में आए परिवार के लोगों ने चिकित्सकों को सहयोग किया। अभी तक ये लोग वही पूरे जमात वाले हैं जिनको हम लोगों ने 14 दिन पहले यहाँ पे 31 तारीख को यहाँ पे एडमिट किया था। आज हम लोगों ने करीब 41 लोगों को इनको आज होम क्वारंटाइन में भेज रहे हैं। अगले 14 दिन ये स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रहेंगे और उसके बाद हमारे पास 12 लोग और यहाँ पर। स्थिति बहुत अच्छी, बहुत अच्छा टाइम रहा यहाँ पे और सभी का बहुत सहयोग रहा, प्रशासन का और केएमवीएन का, और बहुत अच्छी तरीके से ये लोग यहाँ पर रहे, कहीं कोई परेशानी नहीं आई। बहुत सही रहा, हमने इनको जो है कोऑपरेट किया, उन्होंने हमें कोऑपरेट किया। ये सही है कि प्रशासन जो कर रहा है और गवर्नमेंट जो कर रही है, क्योंकि हमारी ही भलाई के लिए है। मैसेज बस यही है कि भाई सब जने घर में रहें अभी और घर के अंदर ही रहें। बागेश्वर जिला पुलिस ने कोरोना से जंग में फर्ज की एक मिसाल पेश की है। यहां तैनात डीएसपी संगीता ने शादी से अधिक फर्ज को महत्व दिया और कोरोना से जंग लड़ने के लिए शादी स्थगित कर दी। महिला आरक्षी मास्क बनाकर पुलिसकर्मियों और जनता को दे रही हैं, तो कई जवानों ने रक्तदान भी किया है। कपकोट में तैनात पुलिस उपाधीक्षक संगीता ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। डीएसपी संगीता का विवाह 14 अप्रैल को होना था। दूल्हा दुल्हन के दोनों घरों में इसकी तैयारियां भी चल रही थीं, लेकिन डीएसपी संगीता ने अपने फर्ज को महत्व दिया। उन्होंने स्थिति सामान्य होने तक विवाह स्थगित करने का फैसला लिया। उनके फैसले की सराहना करते हुए दोनों परिवारों ने उनकी बात मान ली। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि जब तक इस कोरोना की समस्या से हम निजात नहीं पा लेते हैं, अपने उत्तराखंड, अपने देश, अपने पूरे दुनिया को, विश्व को हम इससे मुक्त नहीं कर देते हैं, तो तब तक शादी जैसे समारोह तो ज़िंदगी में बार बार होते रहेंगे। इस समय जो ये समस्या है, मानवता को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, तो यह एक मेरी प्राथमिकता है और यूनिफॉर्म सर्विस में होना मेरे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इसी की वजह से मैं आज देश सेवा कर पा रही हूँ। लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस के जवान रक्तदान भी कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिसकर्मी मजदूरों और गरीबों को भोजन और राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। हमने देखा कि लॉकडाउन के बाद कई लोग ऐसे हैं जिनकी पूरे दिन की जो दिहाड़ी है, मजदूरी है, वो ख़त्म हो चुकी है। बागेश्वर पुलिस ने एक ये निर्णय लिया कि जितने भी हमारी मेस हैं, थानों की, चौकी की और फायर स्टेशन की, उनको हम एक कम्युनिटी मेस के रूप में चलाएंगे, जहां पर लोग अगर राशन देना चाहते हैं तो वो दें, वरना हमने पहले अपने भी सैलरी से वहाँ पे राशन डोनेट करा है। और जितने भी लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, जिनके घर में राशन नहीं है, वो राशन लेने के लिए भी आ सकते हैं, चाहे तो खाना भी मेस में खा सकते हैं। इसके अलावा हमने मास्क भी बनाने की यहाँ पे फैसिलिटी स्टार्ट करी है पुलिस लाइन में। हमारे यहाँ जो कांस्टेबल्स और कुछ कांस्टेबल्स की वाइफ जो सिलाई जानती थी, उन्होंने मास्क बनाने की यहाँ पे प्रक्रिया स्टार्ट करी है। तो हम जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास मास्क खरीदने का कोई सुविधा नहीं है, उनको ये निःशुल्क बांटेंगे। पुलिस लाइन में महिला आरक्षी इन दिनों मास्क बनाने में जुटी हैं। इन्हें बनाने के बाद सैनिटाइज कर दिन रात ड्यूटी दे रहे पुलिस के जवानों को वितरित करने के साथ ही आम लोगों को भी बांटा जा रहा है। ये हम 6 तारीख से यहाँ पे मास्क बना रहे हैं और अभी तक हमने यहाँ पे 500 मास्क बना दिए गए हैं हमारे द्वारा, और बाकी अभी जितना हमें बनाने हैं हम बनाते रहेंगे अभी। और ये हम अपने पुलिस परिवार के लिए बना रहे हैं और हम लोग गांव में भी इन्हें वितरित कर रहे हैं। पुलिस वालों के द्वारा इन्हें बांटा जा रहा है और ये हम इन्हें यूज़ और थ्रो है, मतलब हम इन्हें धोने के बाद यूज़ भी कर सकते हैं। और ये हमें मतलब हमारी जो कप्तान मैडम, उन्होंने इसके लिए बनाने के लिए हमें ऑर्डर दिया है कि पहले जो मास्क आए थे वो ख़त्म हो चुके हैं, फिर ये हमें बनाने के लिए कहा गया है और हम इन्हें बना रहे हैं और बांटते रह रहे हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग और किसान पेंशन लाभार्थियों की 3 माह की अग्रिम पेंशन उनके बैंक खातों में डाल दी गई है। इस योजना से उधम सिंह नगर जिले के 10,03,163 पेंशनरों को लाभ हुआ है। सरकार ने अप्रैल, मई, जून के लिए यह पेंशन दी है। मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि जनपद के सभी लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दे दिया गया है।
देखिए, जितनी भी वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन जिसको दिव्यांग पेंशन कहते हैं, किसान पेंशन या विधवा पेंशन, प्रतियोगिता पेंशन, ये सबका बजट जारी किया गया है शासन के द्वारा। और इसमें अप्रैल मई जून की जो भी सहायता हो सकती थी पर मंथ की, उनको एक मुश्त हम लोगों ने यहाँ से जनपद से जारी कर दिया, ताकि जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, गरीब किसान हैं, या फिर जो हमारे वृद्ध और दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनको अभी कोई और तरह की आजीविका नहीं मिल पा रही होगी, उनको हम सभी ने 3 महीने का जो भी उनकी राशि होती होगी 1200 रुपये या 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनके खातों में आ जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी नवीन भारतीय ने बताया कि वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के बैंक खातों में अग्रिम तौर पर 1200 रुपये प्रति माह के हिसाब से अप्रैल, मई और जून की 3600 की धनराशि डाल दी गई है, जबकि किसान और परित्यक्ता पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में 1000 रुपये प्रति माह के आधार पर 3000 की धनराशि दी गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के निर्देश थे कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं और वृद्ध लोग हैं, इनको कोई आर्थिक परेशानी ना हो, इनको अपने सामान की जो इनको किस्तें बाद को मिलनी थी, तो हमने त्रैमास की जो इनको अग्रिम भुगतान इनको कर दिया है और उसके बिल बना के हमने भेज दिए हैं। वैसे जो आमतौर पे हर साल ये किस्तें जून के लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक में जाती थी, लेकिन इस बार सरकार के निर्देश के क्रम में इनको अभी प्रेषित कर दिया गया है 3 महीने की अग्रिम किस्त 3 माह की। वहीं लाभार्थियों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से हमें बहुत राहत मिली है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। धन्यवाद।